नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम वर्ग कुंडली D9 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुप्रतीक्षित वीडियो है, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने डिमांड की है और D9 से संबंधित बहुत तरह के प्रश्न पूछे हैं। निसंदेह D9 हमारी कुंडली का बीज है और वही बताता है हमारी कुंडली जो D1 सामने दिखती है वो गहराई में भी कितनी कारगर है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हम चलेंगे एक्सपर्ट ज्योतिष जगत के जाने माने नाम श्री सचिन श्रीवास्तव सर के पास और उनसे जानेंगे कि D9 में छुपे कितने सारे राज हैं जो हम नहीं जानते और सरफेस लेवल पे जो देखने से D1 कुंडली की जो लुक एंड फील आती है वो कितनी छिछली होती है। तो इस गहराई में उतरने के पहले मैं श्री सचिन श्रीवास्तव जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। इन्हें 25 वर्ष कॉर्पोरेट जगत में रहने का अनुभव, इनका कॉर्पोरेट जगत का सफर बहुत ही शानदार रहा है तथा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ और डायरेक्टर जैसे पदों पर आसीन रहे हैं। वर्तमान में एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और चलते हैं इनसे बातचीत करने और बिना समय व्यर्थ गवाए हम बात करेंगे D9 के बारे में। D9 कुंडली हमारी कितनी महत्वपूर्ण है और उससे निकलने वाले बहुत सारे सवाल। निसंदेह समय की कमी रहेगी पर इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और D9 से जुड़े तमाम प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। भले ही ये श्रृंखला 4-5 वीडियो की हो पर हम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ D9 को छोड़ने वाले नहीं हैं। स्वागत है सर आपका। मैं दर्शकों को अभी आपका परिचय दे रही थी और ये हमारा सौभाग्य है कि D9 जैसे गूढ़ विषय पर प्रकाश डालने के लिए आप हमारे साथ हैं और बैंगलोर से जुड़ चुके हैं सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर श्री शिशिर श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत स्वागत है शिशिर जी। और सर मेरे चैनल पे आप आए, ये मुझे बहुत खुशी हुई। आज वर्ग कुंडली D9 के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आती रहती है, लोगों में इसके लिए बहुत जानकारी लेने की भी उत्सुकता है और उतना ही कंफ्यूजन, उतना ही डायलेमा भी है। तो सर आप बताइए आज आप D9 कुंडली के बारे में क्या बताने वाले हैं? हिना जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत सर, बहुत और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को अपने चैनल पे आमंत्रित किया और मैं कोशिश करूंगा अपने सामर्थ्य अनुसार कि जितना हो सके मैं उस पे प्रकाश डालूं, क्लैरिटी दे सकूं या जो भी विचार विमर्श मंथन जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आपके दर्शकों तक पूर्णतः पहुंचा सकूं। मैं एक एक्सेल फाइल जो है मैं एक शेयर करता हूं जिसमें मैंने छोटे से कुछ नोट्स आपके दर्शकों के लिए बनाए हैं। जी जी। शेयर हो गया हो तो प्लीज आप मेरे को बताएं एक बार। जी सर, बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले जो D9 है वो एक डिविजनल चार्ट बोला गया है। ओके। अब लोग समझते हैं कि डिविजनल चार्ट जो है ये कोई अलग सा चार्ट है, ये एक ऐसा चार्ट है जो कि कहां से आ गया, कैसे आ गया, कुछ पता नहीं, सॉफ्टवेयर में बन करके आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। सारे डिविजनल चार्ट की उत्पत्ति आपकी D1 राशि लगन चार्ट से ही होती है। ये इसी से ही बनते हैं, चाहे वो D9 हो या D2 हो या D4 हो, D10 हो, कोई भी चार्ट हो। जो D9, अब इसमें जो 9 नंबर है तो उसमें एक राशि के 9 भाग किए जाते हैं। D10 है तो एक राशि के 10 भाग किए जाते हैं। उसी तरह से D9 जो चार्ट है उसमें एक राशि के 9 भाग किए जाते हैं और हर एक भाग का जो लेंथ होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। इसका इंपॉर्टेंस पराशर जी ने लग्न कुंडली के बाद D1 चार्ट के बाद सबसे ज्यादा अधिक महत्ता दी है।
मेरे गुरुओं ने बताया है कि कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए आप D1 चार्ट के बाद D9 चार्ट जरूर देखें। अति आवश्यक चार्ट है ये चार्ट जो है आपको प्लैनेट्स की सही डिग्निटी अगर बोले तो वो उच्च का है, नीच का है, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, कितनी ताकत है फल देने की, कितना कमजोर है, ये सारी चीजें आपको D9 बताता है। ये D1 चार्ट का सूक्ष्म गूढ़ चार्ट है D9। D9 जो है मैरिज के लिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि मैरिज स्पेसिफिक चार्ट इसको बोला गया है। लेकिन सिर्फ मैरिज ही नहीं, इसको जो है BTR के लिए यूज किया जाता है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को करने के लिए D9 का बहुत अधिक महत्व है। जी सर, यहाँ पे मैं एक मिनट दर्शकों को बता दूं कि BTR क्या होता है। कई बार हम प्रेडिक्शन करते हैं और फिर लोगों का मानना होता है कि वो कुछ भी तो मैं ज्योतिष को नहीं मानता, फलाने ज्योतिषकार ने ये बोला था, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बर्थ टाइम में कहीं गड़बड़ी होती है और इसलिए जो हम एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस करते हैं वो आप पे मैच नहीं करता है। तो इसके लिए हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आपकी कुंडली सही होती है और फिर आपकी जो जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो 100% सही उतरते हैं। जी सर, आप प्लीज बताएं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हिना जी। और बिना D9 चार्ट के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। इसका यूज होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है एक नवांश होता है, स्पेशल नवांश होता है, पुष्कर नवांश जी। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ओके। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत ही सटीक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। तो उसमें जो कारकांश लग्न बनता है वो बिना D9 के नहीं बन सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस एंड प्लैनेट्स देखने के लिए D9 को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप D1 के प्रेडिक्शन सही बता ही नहीं सकते। ओके। और एक हमारे हिंदू रिलीजन में 108 का बहुत प्रचलन है। हाँ जी सर। परिक्रमा करिए मंदिर के 108 बार, माला के बीज होते हैं वो 108 होते हैं। तो ये जो 108 नंबर आया, ये कहां से आया? ये D9 से आया। 12 राशियां और हर राशि के 9 भाग। जी। तो 12 into 9 108। 108, राइट सर। जब आप 108 नंबर आप पूरे करते हैं तो आप कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम लेवल पे जा करके हर एक नक्षत्र के हर एक पद को, हर एक चरण को आपने टच कर लिया। बहुत अच्छा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यही मेरा अगला पॉइंट है कि हर एक नवांश जो है जी। वो एक नक्षत्र का एक चरण होता है। आपको पता ही है, आपके दर्शकों को भी पता होगा कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं सर। और हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। जी। तो हर एक नवांश वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का ही है, जैसे मैंने पहले बताया। एक मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है, कई लोगों से सुनने को मिलता है कि D9 का चार्ट शादी के बाद ही एक्टिवेट होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोई भी डिविजनल चार्ट हो वो जन्म के साथ ही उतना ही एक्टिव हो जाता है जितना कि D1 चार्ट, क्योंकि ये सारे डिविजनल चार्ट जो हैं D1 से ही उत्पत्ति हुई है। तो मैरिज के बाद उनका एक्टिव होगा या लाइफ के सेकंड हाफ में एक्टिव होता है, ठीक है? ये सारी भ्रांतियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर, मेरे भी मन में आता था ये सवाल कि D9 चार्ट तो उनकी भी होती होगी जिन्होंने शादियां नहीं की। बिल्कुल होती।
और इसमें जी कोई फर्क नहीं होता। जी जी। और D9 चार्ट उतना ही शाश्वत चार्ट है जितना कि D1 चार्ट है। ओके। आप दोनों से ही सेम प्रिडिक्शन के एंड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ऋषि पराशर ने जो आपके षड वर्ग जो डिविजनल चार्ट की क्लासिफिकेशन बनाया, उसमें D1 में 6 नंबर दिया और D9 को 5 नंबर दिया। वाह। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट पराशर जी ने बोला है इसको। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर मैं जा करके देखूं हिना जी, तो D1 चार्ट को संचित कर्म में बोला गया है और D9 को बोला गया है कि ये प्रारब्ध है। इतना सूक्ष्म जा करके अलग अलग विधाओं ने D1 और D9 की बात करी है। एक मायने में अगर देखें तो D1 चार्ट अगर पेड़ है तो D9 उस पेड़ के फल हैं जो आपको सही आकलन देंगे कि ये फल कितने मीठे हैं या कितने अच्छे हैं या कितने खराब हैं, या ये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी। ये D9 का इंपॉर्टेंस है। बिना D9 के, जी आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, ये आपने बहुत गूढ़ बात बताई D9 की महत्ता के बारे में। मतलब ये अनक्वेश्चनेबल है सर कि D9 हमारा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं या सीख रहे हैं तो D9 हमारे ऋषियों की एक इजाद की हुई एक इतनी बड़ी चीज है, टूल है हमारे हाथ में, जिससे हम एक्यूरेसी लाते हैं अपने प्रेडिक्शन में। जी, क्योंकि डिग्निटी ऑफ प्लैनेट या स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस वो आप D9 से ही आकलन कर सकते हैं। वो D9 से D1 से आकलन नहीं किया जा सकता कंप्लीट। अब आजकल जो है हिना जी, आपको पता है सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आपने डेटा डाला, D1 बन गया, D9 बन गया, D10 बन गया। लेकिन मेरे गुरुओं ने बताया कि तुम पता होना चाहिए कि D9 कैसे बनता है, क्योंकि जब आप ये प्रक्रिया समझेंगे तो आपको उसकी गूढ़तम रहस्य को भी समझने में आसानी है। और मैं एक ऐसा मेथड देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जो कि बिना कैलकुलेशन के हाथ पे ही ये काम कर सकते हैं, उनको कोई कॉपी पेन की भी जरूरत ना पड़े। छोटे सिंपल स्टेप्स हैं, 1 मिनट का समय लूंगा आपकी आज्ञा से। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सही बात है सर, कैलकुलेटर के इजाद के पहले लेकिन हम लोग को जानते हैं कि 2+2 कैसे 4 होता है। बाद में ठीक है कैलकुलेटर आ गया और हम लोग ने बस सिर्फ बटन दबाया और वो रिजल्ट सामने आ जाता है, पर ये हम लोगों को जानना तो चाहिए गणित की प्रक्रिया। बिल्कुल सही है। और मैं इसके लिए रिजल्ट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हाँ शिशिर जी, कुछ कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं क्या D1 और D9 के बीच में रिजल्ट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं? क्या देयर इज कॉन्फ्लिक्ट? No, there is no conflict because D9 chart is the Sukshma chart, better refined chart, and the better picture of the D1 with a proper dignity of the planets. And that is why many astrologers use Rashi Tulya Navamsh for prediction. Especially this is very famous in the south. So we can discuss about Rashi Tulya Navamsh also later. So I'll go to it. Now, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक नवांश का अंश जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो पूरे 30 डिग्री को अगर मैं 3 डिग्री 20 मिनट से बढ़ाता जाऊं तो मुझे ये 9 पार्ट मिल जाते हैं नवांश के। बहुत अच्छा, ठीक है। हर एक पार्ट जो है मैंने लिखा हुआ है, हर एक पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो 0 डिग्री 0 मिनट से शुरू हुआ और 30 डिग्री 0 मिनट तक खत्म हो गया। बहुत अच्छा। हमको पता है कि राशियां जो हैं उनके 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। जी जी। तो राशियां 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 और उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। हमको नवांश बनाने के लिए
हमको केवल इस फायर में से जो मूवेबल साइन है उसका ध्यान रखना है। जैसे फायर साइन में एरीज जो है वो मूवेबल साइन है, जी अर्थ एलिमेंट की राशियों में कैप्रिकॉन मूवेबल साइन है, एयर एलिमेंट की राशियों में लिब्रा मूवेबल साइन है, और अगर वाटर की बात करें तो कैंसर जो है मूवेबल साइन है। जी और इजी करना है तो काल पुरुष की कुंडली के केंद्र राशियां 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 जी काल पुरुष की कुंडली की केंद्र की 4 राशियां। जी अब जिस भी डिग्री पे प्लैनेट है, ठीक है, वो डिग्री किस नवांश के काउंट में आ रहा है 1 से 9 तक, वो आपको सीख लेना है। काउंटिंग शुरू करनी है यहां से, मूवेबल साइन की राशियों से, और जितने काउंट में पड़ा उतना काउंट आगे गिन लीजिए, वही आपकी नवांश की साइन है। खत्म। ओके वाह एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। जी ये एग्जाम्पल के लिए मैंने इंदिरा गांधी जी का चार्ट लिया, ठीक है ठीक है। अब इनका सन देखिए, हाँ ठीक है, कहां पे है, कैप्रिकॉन साइन में है, जी और 8 डिग्री 5 मिनट का है, ठीक है। ठीक है अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। सन कैप्रिकॉन साइन में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 0 मिनट के बीच में 8 डिग्री आता है, जी ठीक है। मेरा जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है उसने ऑटोमेटिक बता देगा कि ये पाइसेस साइन में इसका नवांश फॉल करेगा, हाँ ठीक है। अब मैं इसको अगर देखता हूं तो D9 चार्ट में सन अगर आप देखेंगे तो देखिए वो पाइसेस साइन में आ गया। पाइसेस साइन में वाह इतना सिंपल तरीका है, हाथ से ये लोग, कोई भी व्यक्ति मुश्किल से 1.5-2 मिनट में ये बात को समझ सकता है कि D9 नहीं दिख रहा है या सिर्फ चार्ट आ गया है, डेट टाइम नहीं आया। जी क्योंकि काफी सारे ओल्ड डेट चार्ट होते हैं जिसमें सिर्फ चार्ट की फोटो आ जाती है, डेट टाइम नहीं होता है। अब D9 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उस जगह पे आप 2 मिनट लेकर के आप D9 एडिट कर लीजिए और आप सब कुछ बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और अगर आप कहेंगे तो ये आपके दर्शकों के लिए एक्सेल फाइल हम शेयर कर देंगे, आप उनको दे दीजिए, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, वो सिर्फ डिग्री डालना है तो उनको जो है नवांश मिल जाएगा, ताकि उनको सहूलियत हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत आभार। कुछ क्लैरिटी या कुछ क्वेश्चन कि D9 कैसे बनता है? जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि कई बार हम लोग ने देखा, अब D1 चार्ट में ये this sun was basically in 10th rashi, right? And now it has moved to 12th rashi. Right. So the results will actually change, right? And this was my original question: can there be a conflict between D9 and D1 when they change their position in the actual chart? Okay. See, the results will not change because the entire chart, Lagan, the houses, the trines, the trikons, the three shadais, the trick, everything will change accordingly. First point. Second thing, when the chart, then the planet has moved from one sign to another sign, how much it has moved. Okay, because this we are seeing for the dignity of the planet as well. Okay, Capricorn is an earthy sign, Pisces is an watery sign, Sun is a fiery planet. So there are some basic rules which will help in decoding when a fiery planet is on an earthy sign or when a fiery planet is on a watery sign, how much difference does it take? And when a planet sits in a D9 with an earthy sign, let's say Capricorn, then where Saturn is there in the D1 chart, that will decode the strength of the house and the planet. So there are multiple things that gets involved, but the result will never change overall. The basic rules for studying a chart will still remain same what we studied in D1 and D2. Okay. There's another one major basic understanding that we see aspects, conjunctions only in the D1 chart and not in the divisional chart. No. Okay.
all the rules of the Rashi chart, whatever is applicable by Parashar ji, will also be applicable in all the divisional charts. अगर वहां पे एस्पेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे, वहां पे कंजंक्शन है तो यहाँ पे भी देखेंगे। ट्रांजिट भी देखना चाहिए सर D9 से? बिल्कुल देखना चाहिए। इनफैक्ट there's a master course of mine which deals with the transit of D1, D9, D10 charts to predict the time of events precisely to the day Okay. when it will happen. So I had predicted a job of a girl almost 13 months in advance by using this D1, D9 and D10 chart and using the transit phenomenon. So this happens. So it has to be consulted. Now, once you talk about the transit, so I have a very, very quick this. Let's say the speed in D1, everybody knows that a Lagna change in 120 minutes, or Sun takes 30 days to change a Rashi, or Moon stays for 2.25 days. Similarly, Jupiter 1 year, Saturn 2.5, Rahu 18 months, and so on. But for D9, the duration reduces drastically. Now, this is the mistake that most of us do. Rightly said, sir. Okay, so 120 minutes when divided by 9, it will give only 13.3 minutes. That means, now I talk about the birth time rectification. Any Lagna is only there for 13 minutes approximately in D9 chart. In D9 chart, yes. If there is a difference of 15-20 minutes plus minus from the actual time, the D9 has changed. D9 will change. Yes. The entire planet will change, Lagna will change, Kendra, Trikona, Trine, Trishadai, everything will change. How will you predict? So for the correct timing, BTR, birth time rectification, D9 is a must chart. So the speed of जैसे आपने बताया कि शादी विवाह के समय D9 चार्ट की बहुत महत्ता हो जाती है, तो जैसे लड़के लड़की दोनों के D9 में या D9 से जो एक सवाल जो मुझे हमेशा मेरे मन में रही है वो ये कि कहते हैं कि अगर कुछ खास लग्नों को कहा जाता है कि अगर मकर लगन उदय हो रहा है आपके D9 में, तो ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में डिफिकल्टी बताता है। शनि के लग्नों में एक्वेरियस को फिर भी थोड़ी सी माफी मिल जाती है, पर मकर के बारे में बहुत कहा जाता है कि D9 के लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकें कि D9 के लग्न की क्या महत्ता होती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। मीना जी आपने बिल्कुल सही कहा जी। सौम्य राशियां D9 में जब उदय होंगी तो विवाहित जीवन अच्छा माना। और जब क्रूर प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का जब लगन उदय होगा तो वो थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाता है, और उसमें भी अगर कैप्रिकॉन आ जाए, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी को इंडिकेट करता है। कैप्रिकॉन राशि जिस भी घर में आ जाए, उस घर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को पाने के लिए अधिक परिश्रम, अधिक मेहनत और बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। कैप्रिकॉन राशि बंजर राशि, वो एक ऐसा जमीन है जिसपे कुछ भी उगना मुश्किल है। तो शनि ने वो दंड कारक है, वो शिवांश है और दंड कारक है, और उन्होंने अपने दंड देने वाली राशि में कैप्रिकॉन को रखा और बाकी अच्छे कर्मों का फल देने वाले एक्वेरियस को रखा। तो कैप्रिकॉन राशि बोला जाता है सिर्फ नवांश में ही नहीं, सिर्फ लगन में ही नहीं, किसी भी घर में 12 में से किसी भी घर में अगर कैप्रिकॉन राशि आ गई
उस घर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में जब तक हो बहुत मेहनत करें। अच्छा सर, यहाँ एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि अगर लग्न में मकर आ रहा है तो सिर्फ ये विवाह के लिए या इन जनरल हमारी लाइफ में संघर्ष बढ़ाएगा? अगर D9 के लग्न में, देखिए D9 का लग्न अगर 10 नंबर राशि आ रहा है, हाँ, आपको देखना पड़ेगा D1 का लग्न क्या है। ओके, D1 में 10वीं राशि कहाँ पड़ रही है। ओके, अब 10वीं राशि अगर त्रिकोण की है और लगन में आ गई जी, तो आपको मेहनत के बाद सक्सेस डिनोट कर देगी। और अगर यही 6, 8, 12 की राशि D1 की है जी, और फिर वो D9 के लगन में है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो क्या करेगी। तो ये छोटे छोटे कुछ रहस्य हैं जिसको कि देखा जाता है कि कितना जो है वो ट्रबल, कितना जो है वो संघर्ष देगी, लेकिन 10वीं राशि आई है तो संघर्ष देगा ही देगा। सर आप जैसे इतने अच्छे से बता रहे हैं लग्न के बारे में, मैं चाहूंगी कि वीडियो के अगली कड़ी में इस श्रृंखला को पूरी बनाने में D9 से जुड़े हुए सारे भाव के क्या परिणाम होते हैं, कैसे हम लोग को प्रेडिक्शन करना चाहिए, तो लग्न से लेके 12वें भाव तक नवांश कुंडली के आप आगे की वीडियोस में जरूर बताइए। हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा। जरूर, बिल्कुल। और तो अगले एपिसोड में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए D9 चार्ट के सारे 12 घर क्या कहते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। शिशिर जी कुछ पूछना चाहेंगे सर से? जी, we'll see into the depth what he'll be covering in the next sessions. Yeah, good. So before going, one last point which has not been talked much is राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश क्या होता है? लग्न की राशि जो है जी, ठीक है, और उसमें सारे प्लैनेट्स 12 घर में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब आपने चार्ट को वैसा ही रखा, जो लग्न का चार्ट है, जो लग्न उदय हो रहा था D1 का वैसा ही रखा, ठीक है, लेकिन D9 के राशियों के प्लैनेट्स ले लिए। सपोज करिए D1 में सन जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में था, जैसा हमने इंदिरा गांधी जी में देखा, ठीक है, और वही सन जो है वो D9 में इंदिरा गांधी जी के चला गया पाइसेस साइन में, ठीक है, और इंदिरा गांधी जी का लगन कैंसर था जी, ठीक है, तो कैंसर लगन को रखते हुए अब सन जो है वो 9th हाउस कैप्रिकॉर्न साइन में ना रख करके अब वो 11th हाउस पाइसेस साइन में रख देंगे, और इस तरह से पूरे चार्ट को हम लोग रीअरेंज करेंगे, कीपिंग द लग्न सेम एज द राशि बट द प्लैनेट्स एज पर द D9। ये राशि तुल्य नवांश है और इससे बहुत अच्छी बात बताई। ये जो सर आपने एलिमेंट्स के बारे में बताया, एयर, वाटर, फायर और अर्थ, जी सर, तो इसमें मैंने अक्सर सुना है कि जैसे फायरी है अगर आपका एसेंडेंट साइन, और नवांश में भी आपके फायरी साइन का ही उदय हो रहा है। एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात करते हैं, अगर लग्नेश D1 में भी फायरी साइन में है और D9 में भी फायरी साइन में है, तो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके हेल्थ के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है जी। और अगर जलीय नवांश और जलीय लग्न में है अगर आपका लग्नेश, तो हम लोग कहते हैं कि तबीयत खराब रहेगी, लाइफ में आपको हेल्थ को लेके इश्यूज बने रहेंगे। तो ये ऐसी कोई बात है सर? जी आप सही कह रही हैं। फायर जो है जी, वो फॉर्म है सन का, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, लाइफ, एवरीथिंग। सन नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। जी, जी सर।
हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक तापमान की जरूरत है, जिसे हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर, ये हीट रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को प्रॉपर सुचारू रूप से हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए। अगर इससे कम हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, तो बॉडी खराब हो जाएगी, और इससे ज्यादा हो गया तो वो फीवर हो जाएगा और फिर बॉडी आपकी काम नहीं करेगी। तो हीट हीट जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट सन और मार्स है। उसमें भी सन का अच्छा होना बहुत जरूरी है D1 और D9 में किसी भी व्यक्ति के फिजिकल वेल बीइंग हेल्थ को लेकर, जिसका रिगार्डलेस ऑफ लगना। अगर किसी का सन एफ्लिक्टेड है, वीक है, डेबिलिटेटेड है, वाटरी साइन में है, या किसी मेलेफिक की दृष्टि आ रही है, या खराब घरों में बैठा हुआ है, इनवेरिएबली उसका बॉडी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रही, हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छा नहीं है। तो सर अगर ये लियो एसेंडेंट वालों के लिए तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि उसके लग्नेश अगर D1 और D9 दोनों में जलीय नवांश में है और जलीय लग्न है जी, तो ये लियोज के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जी, कहीं ना कहीं ट्रबल रहेगा। दशा का और पीरियड का वो देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम रफ एंड टफ, कुछ नहीं वीक होगा सर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मतलब मौसम के एक बौछार पड़ी और छींकना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर बहुत अभी सारी बातें अभी जाननी रह गई। आगे के एपिसोड में आप मुझे दर्शकों से लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं और रिक्वेस्ट आने वाला है कि अब आगे के एपिसोड में आप और मेरे इन प्रश्नों को लीजिए। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आपके मन में भी अगर नवांश कुंडली को लेकर कुछ प्रश्न है या कुछ आपको कहना है तो आपके विचारों और सुझावों का स्वागत है। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचारों को जरूर लिखिए। सर से अगर आपको और कुछ प्रश्न पूछना हो वर्ग कुंडली से संबंधित, स्पेशली नवांश कुंडली से, तो आप उसको भी लिखिए। हम लोग आगे के एपिसोड में, जैसे सर ने अभी कहा कि वो वर्ग कुंडली के, नवांश कुंडली के सभी भावों को टेकअप करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, तो उसमें हम लोग आपके प्रश्नों और आपके संशय का भी समाधान करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शिशिर जी, आपका धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। जल्दी ही आपसे मिलूंगी और आगे के प्रश्नों को पूछूंगी और ये आगे की यात्रा हम लोग पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वेट करूंगा कि आपके दर्शकों के खूब सारे क्वेश्चंस आए, खूब सारे उनके क्वेरीज आए, ताकि हम लोग को अगला सेशन करने में और मजा आए, ताकि उनके क्वेरीज हम लोग को सॉल्व कर सकें, उनको हम लोग क्लैरिटी दे सकें, जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया वो हम आपके दर्शकों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम शिशिर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, नमस्कार।